हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पुत्रूज मिमे विद यू। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो गया है तो उसके बाद आपको अपना ध्यान कैसे रखना है, उसके बाद को आपको क्या करना है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से जानना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल पर नए हैं। अगर हाँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो रिलेटेड प्रेगनेंसी, मदरहुड और आईवीएफ रिलेटेड मैं वीडियोज़ बनाती रहती हूँ और डेफिनेटली आपको उससे फ़ायदा ही होगा। आपको नहीं तो आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली जो भी हैं, अगर वो आईवीएफ करा रहे हैं या आईयूआई करा रहे हैं या वो प्रेगनेंसी की जर्नी में हैं, तो डेफिनेटली आप मेरा वीडियो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट कि अगर आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो गया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि ये स्टेप आईवीएफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और इसी पे डिपेंड करता है कि आप का इम्प्लांटेशन हुआ है या नहीं हुआ है, या आपका प्रेगनेंसी हुई है या फिर नहीं हुई है। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि डॉक्टर आपको एक लिस्ट दे देता है, उसमें आपको मेडिसिन्स होते हैं, इंजेक्शंस होते हैं, जेल्स होते हैं, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। लेकिन लॉट ऑफ थिंग्स लाइक लेडीज़ इज़ नॉट अवेयर कि जो उनको 14 डेज़ मिले हैं, जो हमें घर पे रहना है, तो वो प्रॉपर घर पे रहना है या प्रॉपर बेड रेस्ट करना है, या आप ऑफिस जा सकते हैं या ऑफिस नहीं जा सकते हैं इफ़ यू अगर आप वर्किंग है। ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे दिमाग में चल रही होती हैं और ऑब्वियसली डॉक्टर के पास भी इतना टाइम नहीं होता है, या आप भी एक चीज़ें डॉक्टर से नहीं पूछ सकते हैं। तो जो यूट्यूब पे वीडियोस होती हैं या जो लेडीज़ होती हैं, मेरी जैसी लेडीज़ होती हैं, जो इस सफ़र से ऑलरेडी गुज़र चुकी हैं, सो दे शेयर देयर एक्सपीरियंस विद यू। तो वो काफ़ी हद तक आई एम टेलिंग यू वो मददगार साबित होती ही होती हैं। सो मैंने भी सोचा कि मैं भी अपने एक्सपीरियंस से एक वीडियो बनाती हूँ जो आपके काम आएगी, आपको पसंद आएगी, और अगर आप उसको अमल करेंगे अपनी लाइफ में, अगर आप उसको लाइक ध्यान से आप मेरे को सुनेंगे और जैसे जैसे मैं आपको बोलूँगी वो करेंगे, तो डेफ़िनेटली आपको भी सक्सेस मिलेगी जैसे मुझे मिली है। तो आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो गया है और अब आपको जो है 14 डेज़ का इंतज़ार करना ही करना है। तो 14 डेज़ जो हैं आपके, आपको कैसे अपना लाइफ़स्टाइल बनाना है, कैसे आपको सर्वाइव करना है, क्या करना है। आपको जो है, अगर डॉक्टर ने बोला है, स्ट्रिक्टली बोला है कि आपको 14 डेज़ स्ट्रिक्टली बेड रेस्ट करना है, तो देयर इज़ अ नो क्वेश्चन व्हाई, व्हाई नॉट एंड दिस दैट, नो नो नथिंग। आपको विदाउट फेल डॉक्टर को ओबे करना ही करना है, बिकॉज डॉक्टर नोज योर बॉडी मोर देन यू एंड इवन मोर देन मी। अगर आपको ऐसा बोला गया है स्ट्रिक्टली, देन प्लीज़ आप जो है बेड रेस्ट कीजिए। लेकिन अगर डॉक्टर ने आपको बोला है कि नहीं, आप हल्का फुल्का काम कर सकते हैं, आप मतलब बेड रेस्ट के साथ जो है आप अपना ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं, आप जो है घर के थोड़े मोटे काम कर सकते हैं, तो आप मेरा वीडियो और ध्यान से देखिए कि अगर ये सब भी करना है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो मैं आपको बताऊं कि अगर आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो गया है, आप आके 24 आवर्स जो है प्रॉपर बेड रेस्ट लीजिए विदाउट फेल। ठीक है, आप थोड़े बहुत मूवमेंट कर सकते हैं, मूवमेंट इन द सेंस कि आप जो है वॉशरूम तक जा सकते हैं और आप जो है थोड़ा बैठ सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा आप प्रॉपर बेड रेस्ट ले और स्ट्रेट आप ले डाउन हो, अपने स्ट्रेट बिस्तर पे लेटे, और अगर आपको करवट भी लेनी है तो लेफ़्ट साइड ही लें, राइट साइड पे नहीं। थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए मोस्ट ऑफ द टाइम आप सीधा लेटे और आप जो है लेफ़्ट साइड होकर टर्न होके आप वैसे लेट सकते हैं। दूसरा है कि आप जो है तकिए का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। तकिए का इस्तेमाल करना है तो आप अपने पैर के नीचे लगाइए, उससे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा होगा, ब्लड सप्लाई आपकी यूट्रस तक अच्छी तरीके से पहुंचेगी और आपका इम्प्लांटेशंस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि घर के काम हम कर सकते हैं, तो डेफ़िनेटली आप कर सकते हैं, लेकिन वही आपको हार्ड वर्क नहीं करना है जिससे आपको स्वेटिंग हो, या आपके मूवमेंट बहुत ज़्यादा हाई नहीं होने चाहिए हैं, बहुत अपने आप को प्रेशराइज़ नहीं करना है। छोटे मोटे काम आप कर सकते हैं, आप जिसमें मेहनत और ताकत ना लगे। आप सब्जी काट सकते हैं, आप जो है रोटियां बना सकते हैं धीरे धीरे, लेकिन वो तवा वगैरह आपको उठाना नहीं है, आपको कुछ भी भारी चीज़ उठाना ही नहीं है जिससे हमें प्रेशर लगे। मैं बार बार ये चीज़ बोल रही हूँ, और ये आपको 14 डेज़ तक के लिए आपको ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको मॉप नहीं करना है, झाड़ू नहीं लगाना है, पोछा नहीं लगाना है,
और आपको जो है कपड़े नहीं धोने हैं, क्योंकि उसमें भी हम जब कपड़े धोते हैं तो प्रेशर लगता है। ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है? जिसमें भी मेहनत लगे वो चीज़ आपको करना ही नहीं है, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि आप 14 डेज़ शॉवर ले सकते हैं कि नहीं, आप नहा सकते हैं कि नहीं। हाँ जी, आप जो है बिल्कुल नहा सकते हैं। नहाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इवन वो और अच्छा है, क्योंकि नहाने से हमारी बॉडी रिलैक्स होती है। हमको हम खुश फ़ील करते हैं, फ्रेश फ़ील करते हैं और अच्छे विचार आते हैं। कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में ही एक अच्छे सोच का निर्माण होता है, ये सब चीज़ें। तो डेफ़िनेटली आप शॉवर ले सकते हैं, आप बाथ ले सकते हैं, लेकिन आप बैठ के नहीं नहा सकते हैं। आप खड़े-खड़े नहाइए, आप शॉवर लीजिए, हेड शॉवर लीजिए, हैंड शॉवर लीजिए, लेकिन आप झुक नहीं सकते हैं, आप बैठ नहीं सकते हैं। और जो आपका पानी होगा वो बहुत ज़्यादा गर्म बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए है और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए है। वो आपका रूम टेम्परेचर पानी होगा, आप उससे अच्छे से शॉवर ले सकते हैं। और दूसरी चीज़, नो बाथ टब, नो सिट टब, नथिंग, आप ये सब चीज़ बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप जो है शैम्पू कर सकते हैं कि नहीं, अपना सर को धो सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, डॉक्टर तो आपको मना नहीं करेंगे, इवन साइंस इज सेइंग कि आप मतलब ना धोइए, ऐसा साइंस भी नहीं कहता है। तो लेकिन अगर आपके घर में ये मान्यता है कि जैसे हमारे पीरियड्स होते हैं तो फिर घर वाले मना करते हैं कि आपको सर नहीं धोना है, क्योंकि ये जो हमारा तालु होता है वो हमारी नाड़ी से जुड़ा होता है। तो ये मैं घर की बात बता रही हूँ। तो लोग बोलते हैं कि अगर आप सर धोएंगे तो आपका जो है टेम्परेचर और जो ये जो कनेक्शन है, इससे हमें पीरियड्स आ जाते हैं। तो अगर ऐसी कुछ मान्यता है और बड़े बुजुर्ग आपको मना कर रहे हैं तो प्लीज़ लिसन टू देम, क्योंकि कुछ भी ऐसा मत कीजिए कि जिससे आपको ना डाउट हो, फिर आपको गिल्ट हो अगर अच्छा नहीं हुआ, रिज़ल्ट नहीं पॉजिटिव आया तो फिर। तो अगर ऐसी मान्यता है देन प्लीज़ डोंट डू लाइक हेड वॉश। लेकिन अगर ऐसा कुछ मानने वाला नहीं है तो प्लीज़ आप जो है शॉवर ले सकते हैं, आप हेड वॉश कर सकते हैं अच्छे से। लेकिन जो शैम्पू या साबुन आप इस्तेमाल करोगे वो बहुत माइल्ड होना चाहिए है। अगर आप मेरी मानो तो जो आप जैसे साबुन लगाते हो उसकी जगह आप जो है बॉडी वॉश ला सकते हो। पियर्स का बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आता है, क्योंकि बहुत माइल्ड होता है, उसके अंदर केमिकल बहुत कम होते हैं और आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शैम्पू का आप खैर वो तो जो सूट करता है वही इंसान लगाता है, लेकिन उसको क्या करो, अपना पानी में डाइल्यूट कर लो, उसमें थोड़ा पानी ऐड करके और फिर आप उसको हेड वॉश करो। कंडीशनर आप हो सके तो आप कंडीशनर को स्किप करो, बिकॉज़ कंडीशनर तो केमिकल ही होता है टोटली। रिंस होने के बाद भी मतलब हमारे बाल में रह जाता है। तो ट्राई कि आप जो है 14 डेज़ जो है कंडीशनर का इस्तेमाल ना करें। रही बात आप ब्रश की, मेरे को बहुत से लोगों ने पूछा है कि मैम हम टूथ ब्रश कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि समहाउ एक्सक्यूज़ मी, ब्रश करते समय एक्सक्यूज़ मी, ब्रश करते समय जो है थोड़े से पार्टिकल हमारे अंदर चले जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो अगेन आई एम टेलिंग यू कि आप जो है अच्छे से ब्रश कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत पार्टिकल अगर जाता भी है तो इट्स नॉट लाइक डेंजर और समथिंग, ठीक है। तो आप ब्रश कर सकते हैं, आप टूथपेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि लोग बोलते हैं कि हमें डॉक्टर ने ऑफिस जाने के लिए तो बोल दिया, लेकिन हम जो है फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे रहते हैं, तो कैसे मैनेज करें। तो देखिए, स्टेयर्स चढ़ना इज़ नॉट ए हार्ड एंड फास्ट, वो इतना कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, लेकिन उसका भी चढ़ने और उतरने का तरीका होता है। आप जो है जब चढ़ेंगे बहुत धीरे-धीरे और कोशिश कीजिए जैसे आप स्ट्रेट ना उतर उतर के ऐसे होता है ना टेढ़ा उतरना, मतलब पहले ऐसे करके ऐसे करके उतरना, स्ट्रेट आप नहीं उतरो, क्योंकि उससे जो है आपके एब्डोमेन में प्रेशर पड़ता है। और जब आप पैर रखो तो ध्यान रहे कि आपका जो प्रेशर है वो घुटनों पे पड़ना चाहिए उतरते टाइम पे, ठीक है। तो ये सारे कुछ तरीके होते हैं जिससे आप रोज़ अपना ऑफिस जा सकते हैं, ऑफिस से आ सकते हैं और स्टेयर्स चढ़ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। ओके, अब मैं बात कर लेती हूँ कि मुझे बहुत से लोगों ने बोला है कि जैसे हम
को खांसी आ जाती है या हमको छींक आ जाती है, तो उससे क्या हमारा एम्ब्रियो बाहर आ जाएगा? तो लेडीज़ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बिकॉज़ हमारा जो यूट्रस लाइनिंग होती है जो डॉक्टर बनाते हैं, और उसमें जाके आपके एम्ब्रियो को छोड़ा जाता है। और हमको जो जेल्स दिए जाते हैं या कभी-कभी टैबलेट्स दी जाती हैं, वो दी इसीलिए जाती है कि उसके अंदर का जो स्टिकनेस है या जो स्टिकी होता है, तो वो हमारे यूट्रस के वॉल पे लग जाए और हमारा जो एम्ब्रियो हो वो हमारे यूट्रस लाइनिंग की वॉल पे जो है चिपक जाए। तो अगर आप खाँसते हैं या थोड़ा-सा आपको थोड़ा-सा भी झटका लगता है, तो इट्स नॉट लाइक कि आपको कुछ प्रॉब्लम होगी, ऐसा कुछ भी है नहीं है। ये अपने दिमाग से बिल्कुल भी निकाल दीजिए। मैं समझ सकती हूँ कि जो आईवीएफ कराते हैं उन लेडीज़ के दिल दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप जो है आराम से अपनी जर्नी को हैप्पीली कंटिन्यू कर सकते हैं। और मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि अगर आपको डाइट रिलेटेड कुछ वीडियो चाहिए है कि आप क्या खाएँ, क्या ना खाएँ, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियोज़ में जाइए और देखिए कि मैंने उसमें आपको डिटेलिंग में बताया हुआ है कि आपको क्या खाना है और क्या चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं खानी है, उनको 100% अवॉइड करना है। सो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और जो आईवीएफ करा रहे हैं, जो आईवीएफ की जर्नी में ऑलरेडी हैं, हो सके तो आप मेरा वीडियो उन तक शेयर कीजिए। डेफिनेटली दे विल लर्न समथिंग फ्रॉम मी, दे विल गॉट टू नो समथिंग फ्रॉम मी। और मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं आपकी जर्नी में थोड़ा भी अपना 1% भी अगर योगदान दे पाऊँ, तो ये मेरे लिए ब्लेसिंग्स होगी, आई एम टेलिंग यू। एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग मी।